करें, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स, जर्नल पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करूँगा जो आप सबको बहुत ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि हेल्प करेगा। आपको अलाउड नहीं होगा उसके बाद एंटर करना, ऐसा ना हो कि आपका पेपर इसके रीज़न के कारण रह जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुंवरदीप सिंह और मैं सेकेंड ईयर DU LLB का लॉ स्टूडेंट हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मुझे पहले से जानते होंगे एज अ फ्रेंड, एज अ क्लासमेट, या एज अपना छोटा भाई समझ के, या जैसे भी, या फिर व्लॉग्स के थ्रू मुझे बहुत सारे जानते होंगे। आज 3 अक्टूबर है, यानी कि सिर्फ किन के 15 डेज़ रह गए हैं DU LLB के एग्ज़ाम को ऑफ 2022। इतिहास गवाह है दोस्तों कि एक सही स्ट्रेटजी के साथ बड़ी से बड़ी जंग भी जीती जा सकती है। तो एक सही स्ट्रेटजी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को या किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। फिर चाहे दुश्मन की सेना कितनी भी हो, लेकिन आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। फॉर द ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि आप किस में वीक हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, या आपको बेस्ट क्या है, या आपकी बैकग्राउंड क्या है, आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो सब कुछ आप ही जानते हैं, आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छी तरह आता है या मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो जाहिर सी बात है मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पर उतना टाइम लगाने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। या फिर मैं एक बिल्कुल ही डाइवर्स, बिल्कुल ही अलग फील्ड से आ रहा हूँ जहाँ पे मैंने कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ही नहीं, वहाँ पर मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पर टाइम डाइवर्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो आपकी स्ट्रेटजी मुझे लगता है आप खुद डिसाइड करें, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स, जर्नल पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करूँगा जो आप सबको बहुत ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि हेल्प करेगा। सबसे पहली चीज़, और इसे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मानता हूँ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, इंक्लूडिंग DU LLB का रिवीजन। जिन बच्चों ने अपना सिलेबस बहुत पहले ही कंप्लीट कर लिया है, या वो कंप्लीट हो चुका है सब कुछ और उन्हें लगता है कि और कुछ नया पढ़ने के लिए नहीं रहा, उन बच्चों को बस एक ही सलाह रहेगी मेरी कि उसे सिर्फ़ और सिर्फ रिवाइज़ करते रहें। मैं बिल्कुल भी एडवाइज़ नहीं करूँगा कि कोई आप नया टॉपिक पकड़ें या कोई नया सब्जेक्ट पकड़ें, बिल्कुल ही मतलब जो आपने पहले नहीं पढ़ा इस टाइम पीरियड पे। आप बिल्कुल शांत होकर रिवाइज़ करते रहें जो भी आज तक आपने पढ़ा है। और अगर आप बिल्कुल कंफर्म है कि हाँ ठीक है, आपको आ चुका है, आप मॉक के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। मॉक, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि मॉक कौन से बेस्ट रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं अभी ये बेस्ट है, ये ऐसा कुछ है। जो आपको ठीक लगता है आप मॉक दे सकते हैं, वो मॉक दे सकते हैं, या फिर आप क्लैट के एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो। यूट्यूब पे इतने ज़्यादा मॉक्स पड़े हैं, या गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं मॉक टेस्ट। मॉक देते रहिए, क्योंकि वही आपको एट द एंड ज़्यादा इम्प्रूव करने के हेल्प करेगा। नए नए क्वेश्चंस आपको देखेंगे और मिलेंगे आपको देखने के लिए, तो आप मॉक के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। अब जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं इन 15 डेज़ में या उससे पहले, तो सिलेबस कंप्लीट करें और मॉक देते रहें साथ साथ में। लेकिन पूरा फोकस मुझे ऐसा लगता है कि इस मोमेंट पे सिलेबस देने के ऊपर नहीं होना चाहिए, बल्कि रिवीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि ये जो आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा है उसको आप रिटेन भी करना है माइंड में, वरना आप पेपर में कर ही नहीं पाएंगे कुछ भी। तो अभी आप ज़्यादा रिवीजन के ऊपर फोकस करें, याद करने के ऊपर फोकस करें, क्योंकि वही आपको एट द एंड स्कोर दिलाएगा। और जिन बच्चों का बहुत ज़्यादा पढ़ा है, या उन्होंने बिल्कुल ही इसी मंथ में प्रिपरेशन शुरू की है, या इन्हीं लास्ट डेज में ही पढ़ना है, तो फिर उनके लिए बस एक ही एडवाइस रहेगी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन और करंट अफेयर्स और लीगल, इन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस कर लें। अगर मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लें, जैसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होगी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, 32 रिट्स होगी, सारी वो सब चीज़ें पढ़ लें। और करंट अफेयर्स तो ऑफकोर्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। करंट अफेयर्स एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो करंट अफेयर्स आप पढ़ें और लीगल के कंसेप्ट क्लियर कर लें, अगर आपको बिल्कुल इन्हीं दिनों में पढ़ना है तो। दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों, जिन्हें मैं थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कंसीडर करता हूँ फॉर DU LLB एग्ज़ाम। अगर तो आप कोई और भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे BHU हो गया या और भी PU का हो गया, तो फिर ये इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट्स। लेकिन अगर आप सिर्फ DU LLB की बात करें, तो फिर मुझे लगता है कि ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है सब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल के तौर पे रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश भी बहुत इजीली, अगर आप ठीक ठाक इंग्लिश जानते हैं और पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो इंग्लिश बहुत ईजी होती है। कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। रीजनिंग भी वन एंड द सेम थिंग है कि आपको कोई कोचिंग ऐसा कोई नहीं है, आप बहुत आराम से उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और मैथ्स के तो ज़्यादा पूछे ही नहीं जाते, अगर पूछे भी तो बहुत कम और इजी ही पूछे जाते हैं, तो आप आराम से उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल
अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग है तीनों सब्जेक्ट्स, तो मैं बिल्कुल भी एडवाइज़ नहीं करूँगा कि आप इनके ऊपर टाइम वेस्ट करें। आप इन्हें छोड़ के बल्कि बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर अपना टाइम सारा डाइवर्ट करें। और अगर आप बहुत ही वीक हैं कि आपको लगता है कि कुछ भी नहीं होगा, फिर तो आप ज़रूर इनको भी ज़रा देख लें, ताकि वो जो थोड़े नंबर हैं, चाहे 8 नंबर हो जाएँ या जितने भी 3-4 क्वेश्चंस जो भी आ रहेंगे, अब वो आपके रीज़निंग के वो सही हो जाएँ, और इंग्लिश के भी क्वेश्चंस आती हैं तो वो भी सही हो जाएँ। तो फिर तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप इनके ऊपर थोड़ा टाइम डाइवर्ट। तीसरी चीज़, स्टैटिक जीके। देखो, स्टैटिक जीके में इन 15 डेज़ में, या जो भी आपने पहले भी पढ़ा होगा, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। जैसे यूएनओ हो गया, उसके हेडक्वार्टर्स हो गए, इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हो सकती हैं, थोड़ा हिस्ट्री में से इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हो सकती हैं कि ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुई, या वैसे ही थोड़ा इम्पोर्टेंट जो भी स्टैटिक का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। लेकिन मेरे जो जो मैंने जहाँ से पढ़ा था, या जो मैं रिकमेंड करूँगा, कि एक बुक है ल्यूसेंट की, जनरल नॉलेज, मेरे पास पड़ी है वो अभी बुक। ये ल्यूसेंट की बुक है जनरल नॉलेज की। इसमें काफ़ी अच्छे तौर पर और अच्छी चीज़ें दी गई हैं, और स्टैटिक जीके में से ऑलमोस्ट हर चीज़ कवर की गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे बाय कर सकते हैं। और अगर आपका स्टैटिक जीके अगर आपने पढ़ना शुरू करना है या उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा, तो मैं आपको कहूँगा कि एक बार इसे देख लें। इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके बहुत काम आएंगी। इस पेपर में तो बहुत ज़्यादा काम आएंगी, तो आप इसे देख लेंगे एक बार, तो आपका स्टैटिक जीके सारा कवर हो। चौथी चीज़, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैं इसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मानता हूँ, फिर वो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो सिविल सर्विसेज का, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो डीओएलएलबी हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, लेकिन इस जो अभी मैं बताने वाला हूँ, इस चीज़ को मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मानता हूँ। हो सकता है आप मेरी बात से डिसएग्री भी करें या एग्री करें, वो बिल्कुल आपके ऊपर है, लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो हमेशा क्या होता है ना कि स्टैटिक और करंट अफेयर्स को साथ में लेकर पढ़ना होता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो स्टैटिक जीके में भी आपको पूछे जाते हैं, जो हम सोचते हैं कि नहीं यार ये तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है और वैसा है, वो कहीं ना कहीं करंट इशू से ही रिलेटेड होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट ब्लू कार्बन। अब वो ब्लू कार्बन इसलिए पूछा गया क्योंकि उस टाइम इंटरनेशनली ब्लू कार्बन के बारे में बात चल रही थी। देखा जाए तो एक ब्लू कार्बन स्टैटिक टॉपिक है कि हाँ उसके बारे में पढ़ना है। या फिर और एग्जांपल्स ले सकते हैं फ्लैश फ्लड्स की। फ्लैश फ्लड एक देखा जाए तो एक टॉपिक जो है वो स्टैटिक ज्योग्राफी या स्टैटिक जीके का टॉपिक है, एक फ्लैश फ्लड्स के बारे में। लेकिन ये पेपर में इसलिए पूछा गया क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा फ्लैश फ्लड्स आ रहे थे ऑल ओवर इंडिया में, और भी बहुत जगह पे बहुत सारी सिटीज़ में फ्लैश फ्लड्स आ रहे थे, या क्लाउड बर्स्ट हो गया। अब क्लाउड बर्स्ट देखा जाए तो एक ज्योग्राफी का टॉपिक है कि क्या क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, ये होता है वैसा होता है, क्लाउड सीडिंग और वो सब चीज़ें। लेकिन ये करंट के साथ रिलेट करके तब पूछा जाता है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहता है कि हमेशा स्टैटिक या कोई भी चीज़ें करंट इशू के साथ ही पढ़ी जा सकती हैं। पहले आप स्टैटिक पढ़ेंगे, अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर आप करंट में देखेंगे कि चल क्या रहा है, फिर उन दोनों को मैच करके, उन दोनों को रिलेट करके फिर वो साथ में पढ़ा जाता है। और यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करने के लिए या पढ़ने के लिए या कोई भी चीज़। तो इस एग्ज़ाम के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि करंट इश्यूज़ देखो चल क्या रहा है, करंट अफेयर्स देखो। स्पेशली जैसे अब अक्टूबर में पेपर हो रहा है, तो आप सितंबर तक के करंट अफेयर्स एक सेफ साइड रखने के लिए सितंबर तक के करंट अफेयर्स बिल्कुल 100% तैयार कर लें। सबसे ज़्यादा आपने फोकस करना है करंट अफेयर्स के ऊपर, वो जुलाई और अगस्त के होंगे जो मैं मानता हूँ, क्योंकि उसी में से सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स मुझे लगता है पूछे जाएंगे, क्योंकि वही करंट अफेयर्स हो गया। सितंबर के भी आप कर सकते हैं अपने सेफ साइड रखने के लिए, लेकिन जुलाई और अगस्त बिल्कुल 100% आप उसे पक्का कर लें कि हाँ ये तो पक्का कोई भी पूछ ले आपको आता हो। तो स्टैटिक और करंट को साथ में लेके चलें हमेशा। पांचवी चीज़, लीगल सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। लीगल में आप क्रैम नहीं कर सकते। अगर आप लीगल में कुछ भी आप कर रहे हैं, चाहे आईपीसी पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, इतनी क्रैमिंग हो नहीं सकती और ज़रूरत भी नहीं। क्यों? क्योंकि लीगल में आपको कंसेप्ट समझना है। आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे डीओएलएलबी में वो कंसेप्चुअल बेस्ड आएंगे। कंसेप्ट वो मतलब एग्जामिनर आपसे कंसेप्ट देखना चाहता है कि आपको क्लियर है कि नहीं है। चाहे वो कंसेप्ट फिर थेफ्ट का हो कि चोरी क्या होती है, कैसे होती है, कब चोरी मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। चाहे वो मर्डर का हो कि कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, मर्डर कब माना जाता है, अटेम्प्ट टू मर्डर कब माना जाता है। तो कंसेप्ट क्लियर करें। इसमें आप जितना मर्जी क्रैम कर लें, मुझे नहीं लगता क्रैमिंग उतनी ज़्यादा इफेक्टिव है इस चीज़ में। समझना इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
जितना ज़्यादा आप कंसेप्ट समझेंगे, और कंसेप्ट आप कहीं से भी समझ सकते हैं, यूट्यूब से समझ सकते हैं, या कोई अच्छे टीचर हैं आप, या अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनसे समझ सकते हैं। लेकिन कंसेप्ट को समझें तभी लीगल होगा। उसके बिना लीगल में आपको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि आपकी क्रैमिंग सब फेल हो जाएगी। तो कंसेप्ट क्लियर करें। बाकी तो ऑफ कोर्स आपने कर ही लिया होगा अभी तक। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक तो सब कुछ, ये सब जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये आपने कर ही लिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, यकीन माने। इस बारी भी हो सकते हैं, पिछली बारी भी होते आए हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चंस रिपीट हो ही जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छी तरह देख के जाना। लास्ट जितने भी ईयर आप देख सकते हैं, 10 ईयर देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, ज़रूर प्रीवियस ईयर करके जाना। इसे मिस आउट मत करना। मैंने आप पहले भी वीडियोस में बहुत बार कहा हुआ है कि प्रीवियस ईयर को पढ़ के जाओ, ज़रूर पढ़ के जाओ, क्योंकि कुछ नंबर आपके इसमें से पक्के हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो आपके वो जो क्वेश्चन रिपीट होंगे, आपको पहले ही आंसर पता होगा और वो सब हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर ज़रूर पढ़ के जाओ। बाकी ऑल द वेरी वेरी बेस्ट दोस्तों। मतलब मेरी तरफ से तो आपको बहुत बहुत गुड लक और गुड विशेज़ हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं एज अ जूनियर अपना देख पाऊँ, जूनियर तो क्या, मतलब फर्स्ट ईयर में देख पाऊँ। और उम्मीद करता हूँ कि हम ज़रूर मिलें। आप जब भी यूनिवर्सिटी आएँ एज अ लॉ स्टूडेंट, या फर्स्ट ईयर में आएँ, तो ज़रूर हम आपस में मिलें। और उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर एक अच्छे नंबरों से, आपका रैंक आए और अच्छे नंबरों से क्लियर हो जाए। बाकी कोई भी मैं हेल्प कर पाऊँ, या कुछ भी आपने पूछना हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं ज़रूर उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। एडमिट कार्ड के बारे में पूछा जा रहा था बार बार। एडमिट कार्ड आ जाएगा 2 हफ्ते पहले, या जल्दी आ जाएगा, 1 हफ्ता 1 वीक पहले जल्दी आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। सुबह मॉर्निंग में पेपर है, तो पहले से ही आप रेडी रहें, क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम देने गया था, ये वेट नहीं करते पूरे 8 का। मतलब भी आपको बहुत पहले ही उससे पहुंचना होगा अपने एग्ज़ाम सेंटर पे। 7:30 आप कोशिश करें कि 7:30 वहाँ, मतलब आप पहुंच जाएं, या उससे पहले ही पहुंच जाएं। अगर पेपर 8 बजे शुरू हो रहा है, तो मतलब पूरे 8 बजे शुरू हो जाएगा। एंट्री बिल्कुल बंद हो जाती है, और आपको अलाउड नहीं होगा उसके बाद एंटर करना। ऐसा ना हो कि आपका पेपर इसके रीज़न के कारण रह जाए। तो बहुत पहले ही वहाँ पहुँच जाना, सेंटर पहले ही देख लेना कि कहाँ है, क्या है, नहीं, कैसे पहुँचना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों, तो आप जानते हैं आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको फीलिंग्स हैं, जो भी आप कहना चाहें। सब्सक्राइब तो ज़रूर करो ही करो यार, मतलब जैसे मर्ज़ी करो, दबा दो, जो मर्ज़ी करो, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करो। और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। अगर आपको ये चीज़ें इन्फॉर्मेटिव, या व्लॉग्स, एक पूरी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है फैकल्टी ऑफ लॉ की, तो आप पूरे लॉ फैकल्टी के पूरा वीडियोस देख सकते हैं, व्लॉग्स देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट आप देखो जाके। बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियोस भी हैं, दिल्ली की वीडियो भी हैं, बहुत सारी अच्छे अच्छे लोकेशंस और वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप शेयर करें, है ना, उन्हें। और प्लीज़ शो सम लव। और बहुत जल्दी हम 1000 सब्सक्राइबर हिट करने वाले हैं, और सब आपकी वजह से ही है दोस्तों। वरना एक क्रिएटर तो वो अकेला क्या ही कर सकता है, ऑडियंस के साथ ही एक क्रिएटर होता है, वरना वो ज़ीरो है। तो आपकी वजह से ही सब कुछ है। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ बस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें, शेयर भी कर दो। चलो बाय। प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, ब्लॉग्स देखो सारे यार, जितने लॉ फैकल्टी के ब्लॉग हैं, बहुत मज़ेदार ब्लॉग हैं, देखो सारे। बाय बाय। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes.